हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी, इसमें हमने पिछले एक साल का करंट अफेयर के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। ये उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर जो पिछले एक साल में जो भी हुआ है उसको कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जनसंपर्क विभाग की जितनी पत्रिका है उसको समाहित करके जो है ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और यहां से पेपर में प्रश्न आने की संभावना बेहद ज्यादा है। इससे पहले इसका एक पार्ट और हो चुका है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सीजी करंट अफेयर 2024 लिखा हुआ है, उसमें ये वीडियो मिल जाएगा जो आपका इसका पहला पार्ट था। आज इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में भी जो हम करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं ये आपके आने वाले सीजीपीएससी प्री व्यापम जो भी एग्जाम आगे आएंगे, यहां से आपको कोई ना कोई प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। याद रखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठना है, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको नोट करना पड़ेगा, तो उसको नोट करते हुए चलिएगा। और क्योंकि यहां पर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहां से पेपर में प्रश्न बनेगा, इसलिए आप लिखेंगे तो आपको याद भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपकी सीजीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज अभी चल रही है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मोड में इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में अगर आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, आप वहां से जाकर ऐप इंस्टॉल करके इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो हमारे रायपुर सेंटर में टेस्ट सीरीज चल रही है, आप यहां पर आकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो इस नंबर पर कॉल करके इस क्वेरी को दूर कर सकते हैं। जो पेपर हो चुके हैं वो पेपर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप यानी वो पेपर भी दे सकते हैं। चलिए, हाँ, ये जो हम जो भी क्लास ले रहे हैं इसका पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। आपको सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये वीडियो का जो भी पीडीएफ रहेगा वो मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहां पर है सबसे पहला, डिजिटल भारत की ओर छत्तीसगढ़ की एक और छलांग। यानी अब छत्तीसगढ़ जो है वो डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहा है, तो डिजिटल बनने के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या क्या चीजें की है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पहला डिजिटल बजट, राज्य का जो पहला डिजिटल बजट है वो इस बार पेश किया गया था। जो आपके वित्त मंत्री ओपी चौधरी हैं, वो छत्तीसगढ़ का जो बजट पेश किए थे वो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल बजट था, यानी पेपरलेस बजट था। तो याद रखिएगा कि जो आपका छत्तीसगढ़ का बजट था 2024-25 जो छत्तीसगढ़ का बजट था वो आपका पहला डिजिटल बजट था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला डिजिटल बजट इसी साल पेश किया गया था, जो आपका ये वित्त वर्ष चल रहा है। अगला स्वागत ऐप। ये स्वागत ऐप किसके लिए है? तो मंत्रालय में प्रवेश को और सरल बनाने के लिए। तो मंत्रालय में प्रवेश को सरल बनाने के लिए एक ऐप लाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, स्वागत ऐप। तो आपसे पूछ सकते हैं स्वागत ऐप क्या है? तो स्वागत ऐप क्या है? मंत्रालय में प्रवेश को और सरल बनाने के लिए एक ऐप चल रहा है, स्वागत ऐप। अगला देखते हैं ई ऑफिस सेवा। ये ई ऑफिस सेवा क्या है? सरकारी कामकाज में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए, यानी हर काम को क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज किया जा रहा है, ई ऑफिस सेवा, जिसमें यहां पर सरकारी जो भी काम होगा उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ई ऑफिस सेवा स्टार्ट की गई है। आगे देखते हैं ऑनलाइन ई ट्रांजिट पास। तो खनिज परिवहन से जो भी होता है, खनिज परिवहन यानी खनिजों का जो लेन देन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जब खनिज को लेकर जाया जाता है तो उनके जो पास बनते हैं ई ट्रांजिट पास, वो ऑनलाइन बन जाएंगे अब, तो ये जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। अगला है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल। तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल क्या है? योजनाओं की निगरानी को मजबूत बनाना, यानी अब जो है ऑफिस में बैठकर ही योजनाओं का क्रियान्वयन कितना बेहतर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग यहां से की जा सकती है। तो अब इससे क्या होगा? जो काम काज है पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो जाएगा, जो भी काम हो रहा होगा उसको पोर्टल में डाला जाएगा और वहां से पूरा चेक किया जा सकता है। तो अटल मॉनिटरिंग पोर्टल योजनाओं की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए है। अगला है जेम पोर्टल। जेम पोर्टल क्या है? तो जेम पोर्टल पर 450 करोड़ की खरीदी। तो जेम पोर्टल क्या है? इस पोर्टल में जो आपका ई मार्केट उपलब्ध कराया जाता है, किसको? सरकारी विभागों को,
मंत्रालयों को, इसके अलावा जितने भी आप बोल सकते हो पीएसयू है उनको, तो जितने भी आपके पीएसयू यहाँ पर काम कर रहे हैं या सरकारी विभाग काम कर रहे हैं, उनको सामान्य जो भी चीजें चाहिए रहती है वो इस ई मार्केट के माध्यम से लेते हैं, तो सरकारी खर्चा कहां पर हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड पता चल जाता है। तो जेम पोर्टल में 450 रुपए 400 करोड़ रुपए की खरीदी यहां पर हुई है। अगला है सिंगल विंडो 2.0 पोर्टल। सिंगल विंडो 2.0 पोर्टल क्या है कि अगर कोई हमारे यहां उद्योग स्थापित करना चाहता है, उसको निवेश करना है, तो निवेश करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए उसको कई सारे क्लियरेंस चाहिए होते हैं, तो वो सारी क्लियरेंस एक ही विंडो सिस्टम से मिल जाएगा, जिसको सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 बोला जा रहा है, जहां पर 105 सेवाएं आसानी से उपलब्ध है। यानी जो क्लियरेंस अलग अलग टाइप के लगते हैं, तो 105 सुविधाएं इस सिंगल विंडो सिस्टम में उपलब्ध है। तो अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है वो डिजिटलाइज की तरफ बढ़ रहा है, तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहला डिजिटल बजट याद रखना है, आपका स्वागत ऐप याद रखना है और अटल मॉनिटरिंग पोर्टल याद रखना है। ये आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। और याद रखिएगा पेपर में जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है, आपको क्या करेगा, डिजिटलाइज जो भी चीजें हो रही हैं उनको एक मैचिंग में आपको मिलाने बोलेगा। जैसे आपको देगा अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, दूसरे में दे देगा स्वागत ऐप। तो आपको याद रखना है कि अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का काम योजनाओं की निगरानी और मजबूत करने के लिए लाया गया इस पोर्टल को। स्वागत ऐप मंत्रालय में प्रवेश को सुगम बनाने के लिए लाया गया है। तो ऐसी चीजें आपको मैचिंग में पूछी जा सकती है। जैसे पूछ देगा जेम पोर्टल, तो जेम पोर्टल आपको पता होना चाहिए कि तेज सरकारी खरीदी के लिए जेम पोर्टल है। वैसे सिंगल विंडो सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि निवेशकों के लिए सेवाएं उपलब्ध होती है। तो ये सब चीजें आपको क्या कर सकते हैं, मैचिंग में पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है यहां पर आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर, नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए छत्तीसगढ़ ने क्या काम किया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है हवाई सेवाओं का विस्तार। हवाई सेवाओं का विस्तार जो है यहां पर किया जा रहा है। हवाई सेवाओं में बिलासपुर से कोलकाता, नई दिल्ली और जगदलपुर से दिल्ली के लिए नई हवाई सेवाएं प्रारंभ की गई है। यानी आपकी बिलासपुर से कलकत्ता के लिए, नई दिल्ली और जगदलपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवाएं स्टार्ट की गई है। आपको पता है उड़ान योजना, उड़ान योजना आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना जो है उड़े देश का आम नागरिक, तो उड़ान योजना जिसको इंग्लिश में UDAN लिखते हैं, उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़ान योजना के तहत कल आपका एक करंट अफेयर में याद रखिएगा, कल आपका रायपुर से एक उड़ान गई है। वो रायपुर से उड़ान गई है कहां, बिलासपुर और अंबिकापुर। ठीक है, बिलासपुर और अंबिकापुर। तो रायपुर से उड़ान योजना के तहत कल से एक उड़ान चालू हुई है बिलासपुर और अंबिकापुर के लिए। 999 रुपए कुछ उसका टिकट चार्ज लिया गया है। तो याद रखिएगा जो क्षेत्रीय संपर्क योजना है उड़ान, तो उड़ान योजना के तहत कल रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर फ्लाइट भी चालू हुई है। आगे देखते हैं नई रेल लाइन। नई रेल लाइन कहां बन रही है, कटघोरा से डोंगरगढ़ के बीच 27 स्टेशन वाली नई रेल लाइन बन रही है। एक बार जब नई रेल लाइन बनी थी तो आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया था कि नई रेल लाइन कहां से कहां तक बन रही है, ऐसा पेपर में आ चुका है। तो याद रखिएगा कटघोरा से डोंगरगढ़ के लिए 27 स्टेशन वाली रेल लाइन बन रही है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। अगला देखते हैं स्टेट कैपिटल रीजन। अब देखो स्टेट कैपिटल रीजन कैसे बनाया जा रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, नई दिल्ली क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन के तर्ज पर ही राज्य में स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। किन क्षेत्रों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है, आपका रायपुर का क्षेत्र और दुर्ग भिलाई का क्षेत्र। तो याद रखना है रायपुर और दुर्ग भिलाई को मिलाकर क्या किया जा रहा है, नया स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है। जैसे आपका ये दिल्ली जैसे है हमारा नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के तर्ज पर ये स्टेट कैपिटल रीजन का बनाया जा रहा है। तो रायपुर दुर्ग भिलाई को मिलाकर बन रहा है। अगला देखते हैं ई बस सेवा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि अभी अभी स्टार्ट हुआ है ई बस सेवा। तो ई बस सेवा आपको याद रखना है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग भिलाई और कोरबा में 240 ई बसों की शुरुआत हुई है। रायपुर, दुर्ग भिलाई, बिलासपुर और कोरबा, यहां पर 240 ई बसों की शुरुआत हुई है, ये याद रखिएगा। ऊर्जा उत्पादन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में 25,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन जल, सौर और ताप ऊर्जा से आत्मनिर्भर। तो ये आपका निजी और प्राइवेट दोनों, आपका निजी और सरकारी दोनों मिलाकर यहां पर क्या है कि हमारे यहां 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। सभी विद्युत उत्पादन के क्षेत्रों को मिला लिया जाए, चाहे वो जल विद्युत हो, सौर ऊर्जा विद्युत हो या ताप विद्युत हो, यानी थर्मल पावर हो, वाटर आपका जो आपका जल विद्युत ऊर्जा हो या सौर ऊर्जा हो,
तीनों को मिलाकर हमारे यहाँ 25,000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिससे हम विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं और हम अपने जो विद्युत उत्पादन कर रहे हैं हम दूसरे राज्यों को भी दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, मार्गों का विस्तार, तो 31,000 करोड़ रुपए से सड़कों और राजमार्गों का निर्माण हो रहा है, 236.1 किलोमीटर आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका, इसको मैं और आगे आएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें आपको समझाऊंगा। तो ये आपका मेन चीज है, ई बस, ऊर्जा उत्पादन, स्टेट कैपिटल रीजन, और उड़ान योजना के तहत कल ही स्टार्ट हुआ, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है बस्तर की समृद्धि और भविष्य के लिए विकास, यानी बस्तर की समृद्धि और भविष्य के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछले 1 साल में क्या काम किया उसको देखते हैं। सबसे पहले है बस्तर ओलंपिक 2024। तो इसको बस्तर ओलंपिक 2024 के ऊपर मेरा डिटेल वीडियो पहले ही मौजूद है। अगर आप करंट अफेयर में जाकर देखेंगे, पहला करंट अफेयर के वीडियो में ही हमने बस्तर ओलंपिक को कवर किया है पूरा, कि कितने स्तर में बस्तर ओलंपिक हो रहा है, कौन कौन से खेल हो रहे हैं, ये सब चीजें हमने डिटेल में कवर की है, आप देख सकते हैं। तो बस्तर के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का एक शानदार मौका मिला है बस्तर ओलंपिक में। अगला देखते हैं अखरा निर्माण विकास योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अखरा निर्माण विकास योजना क्या है? जनजाति गांव में खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई योजना का आरंभ। तो अखरा निर्माण योजना क्या है? जनजाति गांव में खेल और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अखरा निर्माण योजना चल रही है, ये बस्तर के लिए। वन अधिकार अधिनियम में बदलाव किया गया है। तो वन अधिकार अधिनियम में क्या बदलाव किया गया है? मान लेते हैं जो वन अधिकार पट्टाधारी कोई व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसके वारिस को वो पट्टा डायरेक्ट मिल जाएगा। यानी ऐसा पहले क्या होता था कि उसके वारिस को पट्टा नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया है? वन अधिकार पात्र धारकों के वारिसों को वन भूमि का हस्तांतरण मिलेगा। यानी अगर जिसको वन भूमि का पट्टा मिला है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु होने के उपरांत जो है वन भूमि उनके वारिस को मिलेगी। ठीक है, अगला देखते हैं आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्थायी आश्रय, यानी जो नक्सली जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, आत्मसमर्पित कर दिया है, तो उनके नक्सल पीड़ित और उनके परिवारों के लिए और नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए 15,000 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। यानी जिन नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और जो नक्सली हिंसा में प्रभावित परिवार है, उनके 15,000 आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनके लिए आवास स्वीकृत किए गए। अगला है मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना। तो मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत बैगा, गुनिया, सिरहा को 5,000 रुपए की सालाना सम्मान निधि मिलेगी। तो याद रखना है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि के तहत बैगा, गुनिया, सिरहा को 5,000 रुपए की आपका बोल सकते हो कि सालाना एक सम्मान निधि दी जाएगी। और यह है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना, तो माओवाद प्रभावित जिलों में, यानी जो नक्सलवाद से प्रभावित जिले हैं, वहां के विद्यार्थियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा। यानी यहां पर आपका क्या होगा? मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत नक्सल हिंसा से प्रभावित जितने भी जिले हैं, वहां के अगर कोई बच्चा तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा पाना चाहता है तो वो लोन ले सकता है, जिसमें कोई भी उसको ब्याज नहीं लौटाना पड़ेगा। और बाकी जिलों के लिए 1% ब्याज दर पर ऋण की सुविधा है। तो नक्सल प्रभावित 0% ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, और बाकी क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा या व्यावसायिक शिक्षा के लिए अगर कोई ऋण लेना चाहता है तो 1% ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। क्लियर है? तो ये है आपका बस्तर के लिए क्या क्या चीजें हुई हैं। अगला देखते हैं जन सेवा में नवाचार का नया अध्याय। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एनआईए जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, एनआईए की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में एसआईए बन रहा है। एसआईए क्या है? स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए का गठन। तो हमारे यहां क्या किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तर्ज पर राज्य में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जा रही है। इसका काम क्या है? आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद जैसे विशेष मामले और प्रकरणों में त्वरित और प्रभावी अनुसंधान व अभियोजन। यानी अगर कहीं पर नक्सल हिंसा होती है, आतंकवादी हिंसा कुछ भी होती है हमारे यहाँ, तो उसका त्वरित निराकरण के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया है। और इसमें एक पुलिस अधीक्षक सहित 74 नवीन पद का सृजन किया गया है। यानी एसआईए के लिए एक पुलिस अधीक्षक होगा और 74 नवीन पदों का सृजन है कि इनमें इनकी नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है औद्योगिक विकास और छत्तीसगढ़ बन रहा है औद्योगिक हब।
तो आधारभूत औद्योगिक विकास और छत्तीसगढ़ बन रहा है औद्योगिक हब। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। तो इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ क्या है, तो इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन होगा, यानी इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन होगा। इसके माध्यम से विश्व स्तर के सम्मेलन यहां पर आयोजित किए जाएंगे। यहां पर क्या किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में विश्व स्तर के सम्मेलन यहां पर स्थापित किए जाएंगे और जो भी कंपनियां इस सम्मेलन में आयोजित आएंगी उनको प्रोत्साहित किया जाएगा छत्तीसगढ़ में निवेश करने के लिए। तो इन्वेस्ट इंडिया के तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ का आयोजन होगा। इसके अलावा सिंगल विंडो 2.0 जो मैंने आपको बता दिया, सिंगल विंडो सिस्टम कि जो भी निवेश किया जाएगा उसको एक ही पोर्टल के अंतर्गत क्या मिल जाएगा, पूरी तरीके से क्लियरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। परिषद का उद्देश्य विशेषज्ञ संस्थानों से परामर्श लेकर राज्य की परिस्थितियों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस को लागू करना होगा। यानी ये छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद में विशेषज्ञ लोग शामिल होंगे और ये विशेषज्ञ लोग ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को कैसे और बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ MOU की है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU यानी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट किया है, किससे, उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान अहमदाबाद के साथ रायपुर में उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना हेतु MOU, यानी आपका रायपुर में उद्यमिता संस्थान की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अहमदाबाद की उद्यमिता प्रशिक्षण संस्थान के साथ MOU की है। इसके अलावा उद्योगों के उत्पादों को विश्व स्तरीय पहुंच और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप उत्पादन हेतु IITF कोलकाता के साथ MOU हुआ है, यानी उद्योगों के उत्पादों को अच्छे मार्केट में उपलब्ध कराने के लिए यहां पर क्या किया गया, IITF कोलकाता के साथ यहां पर क्या किया गया है, एक MOU साइन किया गया है। तो ये आपका औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगला देखते हैं उद्योगों के संबंधित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जो मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, तो याद रखना है कोरबा से बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, यानी कोरबा से बिलासपुर तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। और ये आपको याद रखना है, जो कोरबा से बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बनेगा, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी नेशनल हाईवेज के पास क्या किया जाएगा, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आपका कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। भिलाई में एक उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी, तो भिलाई में एक उद्यमिता केंद्र खुलेगा। इसके अलावा एक वर्ष में राज्य में 6 फूड पार्क और एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, यानी आपका एक आने वाले एक साल में राज्य में 6 फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे और एक नवीन औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल आपका क्षेत्र जो है एरिया वो डेवलप किया जाएगा। अधोसंरचना के विकास के लिए 600 करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। और आपका नई औद्योगिक नीति चालू हुई है 2024 से 2030। याद रखना है जो आपकी 6वीं औद्योगिक नीति है 2024 से 2030, 1 नवंबर 2024 से चालू होकर 31 मार्च 2030 तक ये औद्योगिक नीति चलेगी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, चित्रोत्पला फिल्म सिटी। अब क्या है, राजधानी रायपुर के निकट मानातूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा 95.79 करोड़ रुपए लागत से। तो चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, राजधानी रायपुर के निकट जो है मानातूता में चित्रोत्पला फिल्म सिटी बनेगी, ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा विज्ञान और नवाचार का नया केंद्र साइंस सिटी बनाया जाएगा। तो साइंस सिटी कहां बनेगा, नवा रायपुर में बनेगा। तो भारत सरकार की स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ कल्चर ऑफ साइंस के तहत 232.73 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसके तहत राज्य में साइंस सिटी बनाया जाएगा और ये साइंस सिटी नया रायपुर में बनेगा। तो याद रखिएगा चित्रोत्पला फिल्म सिटी और साइंस सिटी दोनों रायपुर में बन रहे हैं। चित्रोत्पला फिल्म सिटी आपका मानातूता में बनेगा, रायपुर के निकट मानातूता जो आपका हवाई अड्डा वाला क्षेत्र है, और दूसरा जो है आपका यहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विज्ञान साइंस सिटी बन रहा है, ये भी नया रायपुर में बन रहा है। तो याद रखिएगा ये दोनों चीजें अभी बनने वाली है। अगला देखते हैं, अगला है राज्य ने ठाना और देश ने माना, यानी पिछले एक साल में छत्तीसगढ़ सरकार को कहां कहां राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले एक साल में मिले राष्ट्रीय पुरस्कार हम देखेंगे और यहां से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आपको आएगा ही, दिखेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले एक साल में कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है
छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले एक साल में मिले राष्ट्रीय पुरस्कार में जन भागीदारी से जन संचय में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान। छत्तीसगढ़ राज्य में जन भागीदारी पहल के तहत जल संचय में, तो जल संचय में आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को जल संचय में अवार्ड मिला है। तो जन भागीदारी से, ये जन संचय नहीं, ये जल संचय है। जन भागीदारी से जल संचय में छत्तीसगढ़ देश में पहला स्थान लाया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश के पहले 10 जिलों में छत्तीसगढ़ के 8 जिलों ने अपने स्थान बनाए हैं। यानी जो जन भागीदारी से जल संचय को बढ़ावा देना है, तो इसमें छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। जो देश के टॉप 10 जिले हैं जिन्होंने जल संचय का काम किया, उसमें छत्तीसगढ़ के 8 जिले शामिल है। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ देश में जल संचय के मामले में अव्वल है। अगला है खनिज ऑनलाइन पोर्टल को एक्सीलेंस अवार्ड। जो छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, उसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। तो प्रदेश में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ के खनिज साधन विभाग द्वारा विकसित वेब बेस्ड पोर्टल खनिज ऑनलाइन, क्या पोर्टल का नाम है? पोर्टल का नाम है खनिज ऑनलाइन। तो खनिज ऑनलाइन में क्या होता है, कोयला के अलावा जितने और आपके मुख्य खनिज है, कोयला के अलावा जितने और मुख्य खनिज है, उन मुख्य खनिजों की नीलामी इस खनिज पोर्टल के तहत होती है। तो याद रखिएगा, इस पोर्टल का नाम क्या है? खनिज ऑनलाइन। इस पोर्टल का नाम है खनिज ऑनलाइन। अब ये खनिज ऑनलाइन में क्या होता है कि इसमें कोयले के अलावा आपके जितने भी मुख्य खनिज है, उसकी नीलामी का प्रोसेस है खनिज ऑनलाइन आपका पोर्टल में होता है, जिसको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। क्लियर है? तो ये याद रखिएगा, खनिज ऑनलाइन पोर्टल एक्सीलेंस अवार्ड। अगला है बेस्ट अचीवर इन सेरिकल्चर टूरिज्म। तो बेस्ट अचीवर इन सेरिकल्चर टूरिज्म में छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला, क्या है? टसर कृमि पालक और टसर धागा कारक गतिविधियों के लिए भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य के कांकेर जिले को विश्व मत्स्यिकी दिवस में 21 नवंबर 2024 को भारत शासन द्वारा बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का पुरस्कार भी दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ को सेरिकल्चर टूरिज्म में भी बेस्ट अवार्ड मिला है और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को विश्व मत्स्यिकी दिवस यानी 21 नवंबर को बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का भी अवार्ड मिला है। तो ये नोट कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है। बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड किसको मिला है? तो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले को मिला है। और बेस्ट अचीवर और सेरिकल्चर टूरिज्म में भी छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला है। अगला देखते हैं, पोषण माह में छत्तीसगढ़ देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन। तो जो आपका पोषण माह का आयोजन किया जाता है सितंबर के महीने में, उसमें भी छत्तीसगढ़ को देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन का अवार्ड मिला है। सितंबर 2024 में आयोजित पोषण माह के दौरान प्रतिदिन प्रति आंगनबाड़ी में औसत गतिविधियों के आयोजन की संख्या के आधार पर देश में प्रथम स्थान और 1,45,00,000 से अधिक गतिविधियों के लिए आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर रहा है। तो याद रखना है कि जो पोषण सप्ताह, पोषण माह का आयोजन सितंबर में किया गया, तो पोषण माह के दौरान जितनी भी गतिविधियां आंगनबाड़ी में होती थी, उन गतिविधियों के आधार पर छत्तीसगढ़ को यह राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। छत्तीसगढ़ को मिला है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड। ये क्या है? इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से आपका बोल सकते हो सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को। तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को आपको क्या मिला है? ग्रीन एनर्जी अवार्ड मिला है। ये चीज याद रखिएगा। अगला है जल संरक्षण का पुरस्कार। तो जल संरक्षण का पुरस्कार क्या है? जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुल पानी, कांकेर जिले की ग्राम पंचायत मासुल पानी को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह से श्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। यानी जल संरक्षण का पुरस्कार भी कांकेर जिले के मासुल पानी पंचायत को मिला है। यह चीज याद रखिएगा, द्वितीय पुरस्कार मिला है। बेस्ट टूरिज्म विलेज सम्मान। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बस्तर के चित्रकोट और धूड़ महाराज गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का भी सम्मान दिया गया है। यानी धूड़ महाराज और चित्रकोट को बेस्ट टूरिज्म जो आपका विलेज है उसका भी सम्मान मिला है, याद रखिएगा। और धूड़ महाराज तो अब विश्व पर्यटन में भी छा गया है, तो याद रखिएगा बेस्ट टूरिज्म विलेज का सम्मान किसको मिला था?
तो आपका विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बस्तर के चित्रकूट और धूर मारस गांव को बेस्ट पर्यटन विलेज का अवार्ड दिया गया था। देश के सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में चांपा नगर पालिका को द्वितीय स्थान। तो देश के जो सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय हैं उसमें चांपा नगर पालिका को दूसरा स्थान मिला था। तो याद रखेंगे, शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर पर बढ़ाने अच्छे कार्यों के लिए जिला पुरस्कार छत्तीसगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया। नगर पालिका चांपा को 50,000 तक आबादी वाले सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकायों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार मिला है। यानी जो आपका चांपा नगरीय निकाय है उसको जो 50,000 की जनसंख्या वाले में आपको जो मुख्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत जो है आप बोल सकते हो कि सर्वश्रेष्ठ नगरीय निकाय की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार मिला है। इसके अलावा समारोह में राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा को प्रतिष्ठित स्पार्क पुरस्कार मिला है। तो याद रखना है, प्रदेश के 4 नगरीय निकाय बिलासपुर, रायगढ़, चांपा और भाटापारा को स्पार्क पुरस्कार मिला है और आपका राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सूडा को भी क्या मिला है, स्पार्क अवार्ड मिला है। और स्वच्छता में देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य के साथ ही 5 नगरीय निकाय को मिला है पुरस्कार। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य बन गया है। तो छत्तीसगढ़ को स्वच्छता की दृष्टि से भी पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे ज्यादा स्वच्छ राज्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद देश का तीसरा सबसे साफ सुथरा राज्य का दर्जा मिला है। यानी महाराष्ट्र और एमपी के बाद छत्तीसगढ़ तीसरा सबसे क्या है, स्वच्छ राज्य मिला है। इसको का पुरस्कार मिला है, इसको याद रखना है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के 5 नगरीय निकाय रायपुर, महासमुंद, कुमारी, आरंग और पाटन को भी स्वच्छता पुरस्कार मिला है। तो 5 नगरीय निकाय रायपुर, महासमुंद, कुमारी, आरंग और पाटन को भी स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका पिछले 1 साल में छत्तीसगढ़ सरकार को क्या क्या उपलब्धि हासिल हुई है राष्ट्रीय स्तर में, उसको एक ही साथ यहां पर कवर किया गया है और यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो करंट में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले उसको मैंने पिछली क्लास में कवर किया हुआ है। जैसे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार धमतरी की पंचायत को मिला है, तो ये सब चीजें मैंने पिछली क्लास में कवर की हुई है। ठीक है, तो वो सब भी देख लीजिएगा। स्कॉच पुरस्कार किसको मिला है वो सब चीज हमने पिछली क्लास में कवर किया हुआ है। अगला देखते हैं। अगला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोलर पावर से दौड़ रही है रायपुर दुर्ग। पीछे करते हैं, सोलर पावर से दौड़ रही है रायपुर दुर्ग लोकल। याद रखना है, जो रायपुर से दुर्ग के बीच लोकल चल रही है वो सोलर पावर से चल रही है। ये आपको दिख रहा है सोलर आपका। तो याद रखना है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। अच्छे ऊर्जा को बढ़ावा देने से राज्य सरकार की नीति का परिणाम है कि रायपुर दुर्ग लोकल ट्रेन जो है वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चल रही है। तो अगर जब आप नेशनल हाईवे में जाते हैं रायपुर से दुर्ग, तो आपको पता होगा चरोदा के पास क्या है, एक पूरा सोलर सिस्टम डेवलप किया गया है। यानी वहां पर क्या किया गया, रायपुर और भिलाई के बीच चरोदा में रेलवे की जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर दिया गया है और वो सौर ऊर्जा संयंत्र से जो बिजली उत्पादित हो रही है उस बिजली से आपका ये लोकल ट्रेन चल रही है। तो याद रखिएगा कि इसी संयंत्र की ऊर्जा से लोकल ट्रेन चल रही है। किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा पंप लगाए गए हैं। तो ये सब चीज याद रखिएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ सरकार ने कहां लगाया, रेलवे की जमीन पर लगाया चरोदा में, और उससे जो आपका बिजली उत्पादित हो रहा है उससे आपका रायपुर दुर्ग लोकल ट्रेन चल रही है। ये चीज याद रखिएगा। अगला देखते हैं, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज राजनांदगांव में। तो देश का सबसे बड़ा आपका बैटरी एनर्जी स्टोरेज कहां पे, राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढाबा के पास पहाड़ी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित है। सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी से रात में भी बिजली उत्पादित की जा सकती है। तो ये आपका जो दिख रहा है ये बैटरी स्टोरेज वाला सिस्टम है और ये सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित है। जितनी भी सौर ऊर्जा आ रही है उसको यहां पर रखा जा रहा है और ये कहां पर है, राजनांदगांव में। और ये देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज बनाया गया है राजनांदगांव में। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां पर 960 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित यह संयंत्र 100 मेगावाट का है। यानी यहां पर जो आपका कितनी मेगावाट रखा जा सकता है स्टोर करके, 100 मेगावाट। ये भी याद रखिएगा कहां पे है, राजनांदगांव में है। तो राजनांदगांव में ग्राम ढाबा, डोंगरगढ़ जाते हैं तो ग्राम ढाबा पड़ता है, वहां पर ये बैटरी सौर ऊर्जा से जो बैटरी स्टोरेज है वो देश का सबसे बड़ा एनर्जी स्टोरेज यहां पर स्थापित किया गया है। अगला देखते हैं,
39वां चक्रधर समारोह का संपन्न। तो आपका कौन से नंबर का 39th नंबर का चक्रधर समारोह आयोजित किया गया है। जो गणेश उत्सव के समय आपका जो गणेश उत्सव चलता है उसी समय आपका चक्रधर समारोह होता है रायगढ़ में। तो याद रखिएगा चक्रधर समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में किया जाता है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 7 दिसंबर को रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया। तो याद रखिएगा कौन से नंबर का चक्रधर समारोह है, 39वें नंबर का, 39 नंबर का। और यहां पर कब होता है, ये गणेश उत्सव के समय होता है। पहले दिन अभिनेत्री हेमा मालिनी के रास बिहारी नृत्य ने दर्शकों का भाव विभोर किया। यानी इसके मुख्य अतिथि के रूप में कौन आई थी, हेमा मालिनी आई थी। हेमा मालिनी ने यहां पर प्रदर्शन किया है रास बिहारी नृत्य का, वो चीज याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो चक्रधर उस महोत्सव का आयोजन 1985 से लगातार किया जा रहा है। यानी जो चक्रधर महोत्सव है ये 1985 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। कब होता है, गणेश उत्सव के समय होता है। गणेश उत्सव के समय आपका चक्रधर समारोह होता है। कितने दिन का चक्रधर समारोह होता है, 10 दिन का चक्रधर समारोह होता है, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखना है कि 1985 में इसकी स्टार्ट हुई थी। प्रतिवर्ष गणेश उत्सव के दौरान इसका आयोजन होता है। इस सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत 1985 में हुई। इसे रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह की याद में मनाया जाता है। जो रायगढ़ के राजा थे चक्रधर सिंह, उनकी याद में इसको मनाया जाता है। चक्रधर सिंह कब से कब तक आपके रायगढ़ रियासत के प्रमुख थे, तो चक्रधर सिंह जो थे वो आपके 1924 से लेकर 1947 तक आपके प्रमुख थे रायगढ़ रियासत के। तो याद रखना है गोंड राजा माने जाते हैं चक्रधर सिंह, गोंड राजा थे। तो याद रखिएगा चक्रधर सिंह गोंड वंश के राजा थे। उन्होंने 1924 से 1947 तक रायगढ़ पर शासन किया। याद रखिएगा चक्रधर सिंह जो थे कत्थक में भी पारंगत थे और साथ ही साथ वो तबला वादन में भी पारंगत थे। तो कत्थक और तबला वादन में पारंगत थे और इन्हीं के प्रयासों से रायगढ़ घराना बना है। कत्थक का जो रायगढ़ घराना है वो चक्रधर सिंह के प्रयासों से ही बना था, ये चीज भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वह कुशल तबला वादक और संगीत तथा नृत्य में निपुण थे। उनके प्रयासों से रायगढ़ में संगीत और नृत्य की नई शैली विकसित की। चक्रधर समारोह का आयोजन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी और चक्रधर ललित कला केंद्र मिलकर कराते हैं। यानी चक्रधर महोत्सव का आयोजन आपका उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एकेडमी और चक्रधर ललित कला केंद्र मिलकर चक्रधर समारोह का आयोजन करवाते हैं। 39 चक्रधर समारोह का आयोजन गणेश उत्सव के समय किया गया था। ठीक है, आपका सितंबर महीने में। आगे देखते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की किन विभूतियों को इस साल पद्मश्री मिला था। तो ये भी आपके पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को रामलाल बरेठ, हेमचंद मांझी और जागेश्वर यादव, ये 3 लोगों को आपका पद्मश्री का सम्मान दिया गया था। तो वर्ष 2024 में राज्य के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। रामलाल बरेठ, हेमचंद मांझी और जागेश्वर यादव, ये भी याद रखेंगे। तो कौन सा है आपका रामलाल बरेठ, कौन है, तो रामलाल बरेठ जो है कथक के कलाकार हैं। रामलाल बरेठ जो है ये आपके कथक के कलाकार हैं। आप रायगढ़ घराना भी चक्रधर समारोह वाला पढ़ रहे थे, तो रायगढ़ घराना में एक आप उस्ताद का नाम जानते होंगे, पंडित कार्तिक राम। तो पंडित कार्तिक राम बरेठ जो हैं उन्हीं के बेटे हैं आपके रामलाल बरेठ। तो रामलाल बरेठ को इस बार जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। रामलाल बरेठ को 1996 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी इनको 1996 का संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार भी रामलाल बरेठ को मिला हुआ है। तो याद रखिएगा जो रामलाल बरेठ है उनको इस बार क्या मिला है, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। ठीक है, रायगढ़ से संबंधित है। पंडित रामलाल बरेठ ने अपना यहाँ पर पूरा जीवन कथक को दिया है, तो कथक से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जागेश्वर यादव को मिला है। जागेश्वर यादव को बिरहोर का भाई कहा जाता है। जागेश्वर यादव को बिरहोर के भाई कहा जाता है। इन्होंने अपना जीवन जो है वो बिरहोर और पहाड़ी कोरवा जनजाति के उत्थान में समर्पित किया है। याद रखिएगा जो जागेश्वर यादव जिनको पद्मश्री मिला है, इन्होंने अपना जीवन किसके लिए, बिरहोर और आपका पहाड़ी कोरवा जनजाति के संरक्षण के लिए प्रदान किया गया। इन्होंने पूरे जीवन भर पहाड़ी कोरवा बिरहोर जनजाति को संरक्षण दिया है। इनका जसपुर में एक आश्रम भी है, याद रखेंगे। जसपुर में इनका एक आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की है, जहां पर जो है ये इन जनजातियों को आप बोल सकते हो कि उनका संरक्षण प्रदान करते हैं। कोविड काल में इन्होंने
बहुत अच्छा काम किया था। इन्हीं के प्रयासों से बिरहोर और आपके पहाड़ी कोरवा जनजातियों के जो लोग थे उनको यहाँ पर आपका बोल सकते हो कि कोविड के समय जो वैक्सीन है वो सब लगा था। याद रखना है, जागेश्वर यादव को बिरहोर का भाई भी कहा जाता है और जागेश्वर यादव को 2015 का शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी जागेश्वर यादव को वर्ष 2015 का शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब है हेमचंद मांझी, जिनको वैद्य राज मांझी भी कहा जाता है। ये अबूझ माड़ के क्षेत्र में जितने भी आपकी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं ये उनके विशेषज्ञ रहे हैं। तो नारायणपुर के हेमचंद मांझी 15 साल की उम्र से अपने पारंपरिक औषधि ज्ञान के जरूरतमंद लोगों का इलाज करते हैं। यानी जड़ी बूटियों से क्या करते हैं, जरूरतमंद लोगों का इलाज करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हेमचंद मांझी ने कहा था कि आपके जो थे हेमचंद मांझी जी ने वैद्य राज मांझी भी कहा जाता है, इन्होंने कहा था कि वो पद्मश्री लौटा देंगे। क्यों लौटा देंगे? क्योंकि नक्सलियों की तरफ से इनको क्या मिल रहा था, इनको जान से मारने की धमकी मिल रही थी, क्योंकि नक्सलियों ने इनके परिवार वाले और रिश्तेदारों को भी मार दिया था, जिसके कारण उनको पद्मश्री मिलने के बाद से नक्सलियों की लगातार धमकी मिलने लगी थी, जिसके कारण इन्होंने अपने पद्मश्री को लौटाने की भी बात की थी। फिर सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों की टुकड़ी खड़ी की है। तो याद रखिएगा, हेमचंद मांझी नारायणपुर के क्षेत्र के रहने वाले, इनको इस साल का पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो छत्तीसगढ़ में अब तक 29 लोगों को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। इसके पहले 26 लोगों को मिला था, इस बार 3 लोगों को मिला, तो टोटल 29 लोगों को यहां पर पद्मश्री मिल चुका है। छत्तीसगढ़ के कौन सी विभूति को तीनों अवार्ड मिला है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण? तो इसमें आपको याद रखना है कि तीनों पद्म सम्मान पाने वाली एक ही विभूति छत्तीसगढ़ की तीजन बाई, और यह भी वर्तमान में हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? क्योंकि इनकी तबीयत खराब चल रही है और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इनको कुछ मदद दी जा रही। पहले कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन जब मीडिया में इनका आया कि इनको पैरालिसिस हो रहा है, इनकी आवाज समझ नहीं आ रही, तो तीजन बाई जो है पंडवानी की गायिका रही हैं, तो तीजन बाई को अब उनकी हेल्थ के लिए क्या मिल रहा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार कुछ मदद कर रही है। कल ही स्वास्थ्य मंत्री गए थे मदद करने के लिए, तो यहाँ पर तीजन बाई अभी हाईलाइटेड है। तो याद रखिएगा, तीजन बाई तीनों पद्म सम्मान प्राप्त की हुई है। इन्होंने 1988 में इनको पद्मश्री मिला था, वर्ष 2003 में पद्म भूषण मिला था और वर्ष 2019 में इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला है। तो 1988 पद्मश्री, 2003 पद्म भूषण और 2019 पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ये आपके रामलाल बरेठ हैं, ठीक है, रामलाल बरेठ। ये कौन है? तो ये है आपके हेमचंद मांझी, और ये कौन है? जागेश्वर यादव। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले करंट की तरफ देखते हैं। अगला करंट है, छत्तीसगढ़ सुगम ऐप से संपत्ति की धोखाधड़ी पर रोक। वापस चलते हैं पीछे। छत्तीसगढ़ का एक ऐप है सुगम ऐप, ये पेपर में आ सकता है। तो संपत्ति की धोखाधड़ी पर रोक, यानी अगर संपत्ति का क्रय विक्रय करना है तो संपत्ति का क्रय विक्रय जो है वो इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है, सुगम है। तो राज्य में संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुगम ऐप की शुरुआत हुई है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। सुगम ऐप किससे संबंधित है? संपत्ति की धोखाधड़ी को रोकने से संबंधित आपका सुगम ऐप। इसको जन औषधि सुगम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। तो सुगम ऐप जो है, राज्य में संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए सुगम ऐप की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दिवाली में राउत नाचा की धूम। तो आपके लिए राउत नाचा की धूम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि राउत नाचा 1978 से किया जा रहा है। राउत नाचा महोत्सव का आयोजन होता है 1978 से। राउत नाचा महोत्सव का आयोजन लगातार किया जा रहा है। बिलासपुर का क्षेत्र राउत नाचा महोत्सव के लिए प्रचलित है। दिवाली के समय आपका इसका आयोजन, राउत नाचे का आयोजन आपका दीपावली के दौरान गोवर्धन पूजा में किया जाता है। यह कृष्ण की पूजा का प्रतीक होता है राउत नाचा। राउत नाचा में नर्तक विशेष वेशभूषा में हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते और नाचते हैं और नृत्य प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा राउत नाचा देव उठनी एकादशी के समय भी किया जाता है। देव उठनी एकादशी के समय भी राउत नाचा किया जाता है। 1978 से राउत नाचा महोत्सव का आयोजन बिलासपुर में किया जा रहा है। ये चीज याद रखिएगा। वर्तमान में कौन सा राउत नाचा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला है यहां पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइबर अपराध रोकने के लिए बड़ा कदम, सीएम ने किया साइबर भवन का उद्घाटन। तो अपने यहां का साइबर भवन कहां बना है? नया रायपुर में बना है। जो नया रायपुर में
आपका साइबर भवन का निर्माण किया गया है। नया रायपुर में जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर साइबर भवन बना है। तो साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर भवन का उद्घाटन नया रायपुर में किया गया है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट लगाएगा राज्य का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट। तो आपका जो भिलाई स्टील प्लांट है वो राज्य का पहला आपका फ्लोटिंग पावर प्लांट बना रहा है। कहां पर बना रहे हैं? मरोदा में। और मरोदा कहां पर स्थित है? मरोदा दुर्ग जिले में स्थित है। मरोदा कहां पे स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा कि भिलाई स्टील प्लांट अपने मरोदा एक जलाशय में राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने का काम कर रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में बीएसपी, कार्बन उत्सर्जन कम करने और नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजना चला रहा है। यानी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए और नवीनीकरण ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है तो उसको बढ़ावा देने के लिए आपका यहाँ पर क्या किया जा रहा है? सोलर आपका फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया जा रहा है। कहां पर? मरोदा जलाशय में। कहां पर स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। इसी क्रम में मरोदा जलाशय में 15 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाने की योजना है। यानी जो फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगा वो कितने मेगावाट का है? 15 मेगावाट का है। आगे, यह परियोजना एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। यानी एनटीपीसी और सेल पावर सप्लाई जो कंपनी है वो आपस में समझौता करके इस फ्लोटिंग पावर प्लांट को लगा रही है। तो याद रखना, ये फ्लोटिंग पावर प्लांट दुर्ग जिले में मरोदा में 15 मेगावाट का देश का पहला, आपका राज्य का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट है। ठीक है। अगला है सीआरजीबी महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ। ये सीआरजीबी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने महतारी शक्ति ऋण योजना स्टार्ट की है। महतारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की है और आपके जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी और बैंक के अध्यक्ष विनोद कुमार अरोड़ा ने इस योजना की शुरुआत की है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह आपका महतारी शक्ति ऋण योजना स्टार्ट की गई है। इसके तहत महिलाओं को कोई भी कार्य चालू करने के लिए 25,000 रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। यानी आपका कोई भी महिला आर्थिक क्रियाकलाप चालू करना चाहती है तो उसको 25,000 रुपए तक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा सांसद जीते हैं वो आप देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोकसभा सांसद इस बार चुनाव जीते हैं। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीट है। तो छत्तीसगढ़ से कौन कौन से लोकसभा सांसद इस बार चुनाव जीते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जहां पर आपको ये केसरिया रंग दिख रहा है, भगवा रंग दिख रहा है, यहां से आपके बीजेपी के सांसद जीते हैं। जबकि एक ही लोकसभा सीट ऐसी है, ये एक ही लोकसभा सीट ऐसी है जहां से कोई कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। और ये कौन सी सीट है? कोरबा लोकसभा सीट। तो कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस की आपकी ज्योत्सना महंत जीती है। याद रखना है, ज्योत्सना महंत जो कि सरोज पांडे को हराए हैं। तो ज्योत्सना महंत एकमात्र कांग्रेस की प्रत्याशी जो जीती। टोटल 11 लोकसभा सीट है जिसमें 10 लोकसभा सीट बीजेपी ने जीता है, 11 और 1 लोकसभा सीट ज्योत्सना महंत जो कि कोरबा लोकसभा सीट है उन्होंने जीता है। क्लियर है? तो यहां पर याद रखिएगा, सरगुजा लोकसभा से चुनाव कौन जीते हैं? चिंतामणि महाराज। चिंतामणि महाराज अभी आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपके लोकसभा का सत्र चला था, मतलब आपका एक देश एक चुनाव वाला बिल लाया गया था। तो उसमें चिंतामणि महाराज जो है उस बिल पे जब चर्चा हो रही थी तब भी यहां पर इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वक्तव्य दिया था। तो चिंतामणि महाराज नाम याद रखिएगा, सरगुजा लोकसभा। ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है रायगढ़ लोकसभा से राधेश्याम राठिया, जांजगीर चांपा लोकसभा से आपकी जो जीते हैं वो है विजयी प्रत्याशी भाजपा की कमलेश जांगड़े, कोरबा लोकसभा से ज्योत्सना महंत, बिलासपुर लोकसभा से तोखन साहू जीते हैं। तोखन साहू तो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राज्य मंत्री बने हैं। तो तोखन साहू कहां के सांसद हैं? तो आपको पता होना चाहिए, बिलासपुर लोकसभा के सांसद है तोखन साहू जो पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। राजनांदगांव लोकसभा से संतोष पांडे जीते हैं। दुर्ग लोकसभा से विजय बघेल जीते हैं। विजय बघेल भी अभी हाईलाइटेड है। क्यों हाईलाइटेड है? एक देश एक चुनाव वाला जब आपका ये वोटिंग हो रही थी तब विजय बघेल वहां अनुपस्थित थे। इन्होंने बोला कि मैं बीमार था, मैं मेडिकल गया था गोली लेने के लिए, तो ये आपके वोटिंग में मौजूद नहीं थे, तो इनको नोटिस मिला है। तो विजय बघेल याद रखिएगा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल, याद रखिएगा, इन्होंने रायपुर दक्षिण जो विधानसभा सीट थी उसको छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे बृजमोहन अग्रवाल। और ये सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले लोकसभा सांसद है छत्तीसगढ़ से। तो सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले लोकसभा सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल। आगे देखते हैं, महासमुंद लोकसभा से रूप कुमारी चौधरी यहां पर जीती हैं।
बस्तर लोकसभा से महेश कश्यप यहां पर जीते हैं। इसके अलावा कांकेर लोकसभा से भोजराज नाग जीते हैं। और यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके भी चुनाव के ऊपर आपत्ति उठाई गई थी कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे थे, बाद में कुछ अंतर से इनको जिताया गया, तो इसके भी निर्वाचन आयोग के पास ये भी गई थी निर्वाचन याचिका। तो याद रखिएगा भोजराज नाग जो है वो कांकेर लोकसभा से जीते हैं और ये सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी हैं जो 1884 मतों से जीते थे। और इनके निकट प्रतिद्वंदी थे बीरेश ठाकुर कांग्रेस के। तो याद रखना सबसे कम वोट से यही जीते हैं, सबसे अधिक वोट से बृजमोहन अग्रवाल जीते हैं और ज्योत्सना महंत जो है वो एकमात्र कांग्रेस प्रत्याशी जो जीती है। इसके अलावा आपको तोकन साहू का नाम याद रखना है जो बिलासपुर से लोकसभा सांसद बने हैं और ये अभी आपके राज्य मंत्री का इनको दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला देख लेते हैं, वही चीज आ गई है तोखन साहू। तो तोखन साहू जो है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सांसद तोखन साहू मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिले इनको, वह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्री बनने वाले राज्य के इकलौते सांसद हैं। तोखन साहू कहां के सांसद है? बिलासपुर के सांसद हैं और ये आपके एकमात्र सांसद है छत्तीसगढ़ के जिनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। तोखन साहू को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री का दर्जा मिला, यह भी याद रखना है, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय। तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा तोकन साहू को मिला है। ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस विभाग के कैबिनेट मंत्री है। यानी आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो कैबिनेट मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो मनोहर लाल खट्टर जो है इसके कैबिनेट मंत्री है और उसमें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है तोकन साहू को। तोकन साहू पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं। उससे पहले 1994 में ये सूरजपुरा गांव के पंच थे। 1994 में ये पंच का चुनाव जीते थे सूरजपुरा गांव से, फिर सरपंच और जनपद सदस्य बने। 2013 में पार्टी ने उन्हें लोरमी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, उन्होंने विजय हासिल की आपको, यानी वो विधानसभा में विधायक रह चुके हैं। तोकन साहू जो लोरमी विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे, वह राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार से संसदीय सचिव भी रहे हैं और हाल ही में इनको छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा का ये छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के पद में भी हैं। तो ये तोखन साहू के बारे में चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, अगला करंट अफेयर है गरीबों के लिए मुफ्त राशन। तो आपको पता है गरीबों के लिए मुफ्त राशन के तहत क्या किया गया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 5 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। यानी 5 साल तक गरीबों को मुफ्त राशन छत्तीसगढ़ सरकार देगी। इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यानी जो दीनदयाल उपाध्याय आपके भूमिहीन कृषि मजदूर योजना है उसके तहत भी 10,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रति वर्ष दी जाएगी। इसके लिए भी बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा रायपुर में आईटी हब बनाने का काम शुरू हो गया है। जो मैंने आपको बताया था कि आपका साइंस सिटी भी बन रही है, रायपुर में आईटी हब भी बन रहा है। तो याद रखिएगा रायपुर में आईटी हब बनाने का काम भी शुरू हो गया है। राजिम कुंभ कल्प की भी पुनः शुरुआत हो गई, यानी जो राजिम में कुंभ मेला लगता है उसकी भी पुनः शुरुआत हो गई। राजिम कुंभ कल्प की भाजपा सरकार ने पुनः शुरुआत की है। राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास, ये भी मैंने आपको बता दिया है, स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा रायपुर और दुर्ग भिलाई को मिलाकर, वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला देखते हैं, अगला है शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। तो शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना क्या है? जो आपका भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। जो भारत सरकार की कौन सी योजना? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। उस जन आरोग्य योजना के साथ ही अब आपका शहीद वीर नारायण सिंह योजना चल रही है। तो शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य सहायता योजना आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ चल रही है। आगे आईआईटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में बनेगा छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान। तो छत्तीसगढ़ में क्या बनाया जा रहा है? जैसे आईआईटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे ही अब यहां पर क्या बनेगा? आपका बनेगा, आप बोल सकते हो कि सीआईटी, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब आपका छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान का भी निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है और सभी लोकसभा क्षेत्र में एक आपका सीआईटी बनेगा, यानी छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थान का निर्माण किया जाएगा। अब है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कोरबा से बिलासपुर। अगला है
आर्थिक विकास को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकारी परिषद, इसको भी मैंने बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक सलाहकारी परिषद बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है महतारी वंदन के बाद अब महतारी सदन। अब देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका महतारी सदन बना रहे हैं। अब ये महतारी सदन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि जो महिलाओं का एक स्व सहायता समूह होता है या महिलाएं होती हैं, वो आर्थिक गतिविधियों को तो करना चाहती है, उद्योगों को तो बढ़ावा देना चाहती है, वो खुद कुछ काम करना चाहती है, लेकिन उनके पास कुछ काम करने के लिए कोई जमीन नहीं होती, कोई भवन नहीं होता जहां पर ये काम कर सके। उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए महतारी सदन बनाया जा रहा है। अब ये महतारी सदन में एक स्थान दिया जाएगा जहां पर वो आकर अपनी आर्थिक गतिविधियों को कर सकती है। हमारे यहाँ 146 विकास खंड है, हर विकास खंड में 10 महतारी सदन बनेगा, हर विकास खंड में 10 महतारी सदन बनेगा। तो इस तरीके से टोटल 1460 महतारी सदन का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? मोदी की गारंटी में महतारी वंदन की बात कही गई थी, जिसमें प्रत्येक विवाहित महिला को 1000 रुपए मिलता था, लेकिन अब उन्हीं को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है? महतारी सदन बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? महतारी सदन बनाया जा रहा है। तो महतारी सदन में क्या क्या सुविधाएं रहेंगी? महतारी सदन में 2 कमरे का व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाए जाएंगे, जिसमें एक ऑफिस होगा और एक दुकान खोल सकते हैं। यानी 2 कमरे का आपको एक जगह मिलेगी काम करने के लिए, जिसमें आपका ऑफिस खोल सकते हो और अपनी दुकान खोल सकते हो। आगे 60 वर्ग मीटर का हॉल जहां महिलाएं काम कर सकेंगी, एक हॉल मिलेगा जहां महिलाएं बैठकर काम कर सकेंगी। महतारी सदन में एक किचन और एक स्टोर भी बनाया जाएगा। इसके अलावा पानी के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था होगी, यानी वहां पर पानी की भी प्रॉपर व्यवस्था होगी। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी सदन के बाहर। महतारी सदन में एक सामुदायिक शौचालय भी बनाया जाएगा। अब कौन कौन महतारी सदन की सदस्यता ले सकते हैं? आवेदक महिला को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी और 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। यानी जो भी महिला इस सदन में अपनी सदस्यता लेनी चाहती है, उसकी आयु वो छत्तीसगढ़ की मूल निवासी होनी चाहिए और 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए। महतारी सदन में राज्य की ग्रामीण महिलाएं ही रोजगार प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेगी, यानी केवल ग्रामीण महिलाएं ही यहां पर इसमें आवेदन कर सकती, शहरी महिलाओं के लिए नहीं है, ग्रामीण महिलाओं के लिए। इसके अलावा यहां पर कोई भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है कि आप इतने पढ़े लिखे हो तभी यहां पर आ सकते हो। कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आधारित मतलब आपका तय नहीं है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महतारी सदन में महिलाओं को औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जगह उपलब्ध कराने के लिए महतारी सदन योजना स्टार्ट की गई है। आगे देखते हैं, अगला है एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल रहा है। यानी एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ जो है उसमें एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत सबसे अधिक तेजी से एनीमिया में गिरावट वाला राज्य है आपका छत्तीसगढ़, जहां पर एनीमिया से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी संख्या पिछले 6 महीने में सबसे कम यहीं पर हुई है। तो एनीमिया क्या होता है? महिलाओं के शरीर में ब्लड की कमी। ठीक है, ब्लड की कमी कैसे होती है? अगर उनके शरीर में आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, तो आयरन की कमी या विटामिन की कमी के कारण जो उनकी लाल रक्त कोशिकाएं रहती है, आरबीसी रहती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और आरबीसी कम होगी तो खून नहीं बनेगा, तो इसको एनीमिया बोलते हैं। तो अगर उनको हम आयरन की अच्छी मात्रा उपलब्ध कराएं, विटामिन की अच्छी मात्रा उपलब्ध कराएं, यानी उनका पोषण को हम स्तर को बेहतर करें, तो उनमें एनीमिया का इलाज किया जा सकता है। तो उसी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ ने काम किया है, और छत्तीसगढ़ एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल रहा है। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल रहा है, ये चीज याद रखना है। वर्ष 2024 में जनवरी से जून तक के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में विभिन्न आयु वर्ग में एनीमिया की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में नारायणपुर जिला शीर्ष स्थान पर है। कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? नारायणपुर जिला, जहां पर सबसे ज्यादा एनीमिया के में कमी आई है। तो नारायणपुर जिला शीर्ष स्थान पर है, जहां बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में 95% तक की आयरन फॉलिक एसिड की कवरेज है। यानी अब यहां पर 95% तक की आयरन फॉलिक एसिड जो है महिलाओं में उपलब्ध है, यानी खून की कमी यहां पर नहीं है। लगभग 95% अब इससे सेफ हो चुके हैं। कोंडागांव जिला दूसरे स्थान पर है, और उसके बाद सुकमा जिला तीसरे स्थान पर। तो नारायणपुर, कोंडागांव और सुकमा एनीमिया मुक्त में प्रथम 3 जिले हैं। नारायणपुर, फिर उसके बाद आपका दूसरे नंबर पे है आपका कोंडागांव, तीसरे नंबर पे है सुकमा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ विकास का खींचा खाका।
तो आपको पता होगा 16वां वित्त आयोग बन गया है, 16वां वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन आपका बन गया है। अरविंद पनगनिया जो है इसके आपको पता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगनिया। ये अरविंद पनगनिया कौन है, ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अरविंद पनगनिया कौन है, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने हमारे छत्तीसगढ़ का दौरा किया है। पिछले बार जब रघुराम राजन ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो पूछा गया था पीएससी में कि कौन से गांव गए थे या कहां गए थे, तो आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जो अरविंद पनगनिया वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है और जो अन्य 4 सदस्य हैं उनका छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ था, तो याद रखना है कि लगभग 12 यहां पर केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल ने छत्तीसगढ़ का भ्रमण किया। आयोग के दल ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उद्योग और वाणिज्य संगठन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की और बस्तर जाकर भौगोलिक विषमता के बारे में जाना और राज्य के द्वारा जो आपके नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं उसके बारे में जाना। 16वां वित्त आयोग याद रखना है, यह है 16वां वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है, यानी वित्त आयोग जो होता है वो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है। हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 1951 में किया गया था पहले वित्त आयोग का गठन। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति को आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखना होता है। यानी वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, वित्त आयोग जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसको सदन के समक्ष रखवाता है। ठीक है, और याद रखना है आर्टिकल 243 के अंतर्गत भी जब आप पढ़ेंगे तो राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना है 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2026 से। और ये मतलब यहां पर ये रिपोर्ट 2026 से 2031 तक जो 5 साल के लिए कितना पैसा केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाना चाहिए उसके संबंध में यह रिपोर्ट देगा और यहां पर आपका फिर उसके अनुरूप सरकार क्या कर सकती है। याद रखिएगा वित्त आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, वो परामर्श देती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होती, लेकिन उनको वो सलाह देने की एक सलाहकारी निकाय है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो 16वां वित्त आयोग अरविंद पनगनिया इसके प्रमुख है। अब देखते हैं इन लोग और कहां गए थे, इसको देख लेते हैं। तो इन लोग और कहां गए थे, 11वीं शताब्दी के वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण याद रखना है। 11वीं शताब्दी के वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण नारायणपाल मंदिर। यानी जो केंद्रीय वित्त आयोग के जितने भी सदस्य थे 12 सदस्यीय दल था, तो इन लोग कहां गए थे, इन लोग गए थे नारायणपाल मंदिर। ये नारायणपाल मंदिर कहां पे स्थित है, तो नारायणपाल मंदिर आपका बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में स्थित है। बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में स्थित है नारायणपाल मंदिर। ये नारायणपाल मंदिर जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया है। नारायणपाल मंदिर छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया है। यहां पर नारायणपाल मंदिर इन लोग गए थे, छिंदक नागवंशी शासकों के द्वारा बनाया गया मंदिर है। और यह भी याद रखना है नारायणपाल मंदिर से एक अभिलेख मिला है, गुंड महादेवी का अभिलेख। ये गुंड महादेवी कौन है, सोमेश्वर देव की माता है। तो सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी का शिलालेख यहां पर मिला है नारायणपाल मंदिर में, तो आपको याद रखना है। तो ये केंद्रीय वित्त आयोग कहां भी घूमने गया था, केंद्रीय वित्त आयोग गया था नारायणपाल मंदिर घूमने। इसके अलावा चित्रकूट जलप्रपात भी इन लोग गए थे। इसके अलावा जो रायपुर का नालंदा परिसर है, नालंदा लाइब्रेरी, वहां पर भी इन लोग गए थे। तो याद रखना है ये पूरे तरीके से इन लोग कहां गए थे घूमने के लिए, ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर यह भी याद रखना है बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों ने यहां पर मिले थे। यानी जो अरविंद पनगनिया है उनकी बैठक बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों से भी हुई थी। तो ये पूछ सकता है कि किस क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से ये मिले थे, तो बस्तर के पंचायत प्रतिनिधियों से ये इनकी मुलाकात हुई थी। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट जितने करंट अफेयर थे पिछले 1 साल के, जो मैंने पिछली क्लास में कवर नहीं किया था उसको इस क्लास में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। ठीक है, और उम्मीद कर रहा हूं कि जितनी भी चीजें हमने करंट अफेयर में कवर की उसको आपको अच्छी लगी होगी और आपने सबको उतारा होगा। एक क्लास मेरी मैं सोच रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, अगर आप बताएंगे तो अगर आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे तो मैं इसके लिए भी काम करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि छत्तीसगढ़ बजट का एक पूरा एनालिसिस करके आपको, जो पिछला बजट था, क्योंकि अभी आपका जो पेपर हुआ था
परिवहन उप निरीक्षक का, उसमें छत्तीसगढ़ के बजट से क्वेश्चन पूछा था कि सामाजिक क्षेत्र में कितना पैसा दे रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में कितना पैसा दे रहे हैं। तो हम उसका एक समराइज करके छत्तीसगढ़ के बजट के ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं। अगर आप बोलेंगे कि आपको जरूरत है तो हम छत्तीसगढ़ बजट के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो आप ये बताएंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको छत्तीसगढ़ बजट के ऊपर एक क्वेश्चन चाहिए, तो मैं समराइज करके आपको 3-4 पेज में एक छत्तीसगढ़ बजट का प्रॉपर टेबल बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो उसके लिए भी हम वीडियो ला सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो उसके ऊपर भी मैं काम कर लूंगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। वहां जाकर आप इसको, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। जो मैंने 1 साल का ऐसा करंट अफेयर जो पिछली क्लास में कवर नहीं किया था, उसको यहां पर कवर किया हूं। तो और अभी कुछ कुछ और भी बचा है, वो भी समय समय पर आपका साप्ताहिक करंट अफेयर के रूप में और एक आपका मंथली करंट अफेयर के रूप में अभी वीडियो आएगा। तो उसमें भी आपको और चीजें भी मिल जाएंगी। तो आपको और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर कहीं से नहीं देखना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर आपको एक ही जगह पूरी चीज मिल जाए। ठीक है, तो इसी के लिए जितने भी पिछले साल में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उसको हम और भी अभी साप्ताहिक करंट अफेयर के रूप में कवर करेंगे। और उसमें आपके पिछले जितने भी मंथ में, आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथ में और भी जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहे होंगे, उसको भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।